ये अति सांद्रीय हो गया। अब इसके बाद में ये जो है, जो आरोही भुजा है, आरोही भुजा इसके विपरीत कार्य करती है, यानी कि जल के प्रति ये पारगम्य नहीं होती, लेकिन जो आयंस होते हैं, सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, उनके लिए पारगम्य होती है। तो सोडियम आयंस निकल जाएंगे, तो जब सोडियम आयंस निकल जाएंगे पानी उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर ये जो विलयन होगा वो हो जाएगा अल्प पराश्रेणीय, यानी कि हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक, हाइपो की मतलब लेस, अल्प पराश्रेणीय, ये हाइपरटोनिक, और ये आइसोटोनिक। अब यहाँ पर डीसीटी वाला जो भाग है, इसमें चूंकि ये पदार्थ इसके अंदर डाल दिए जाते हैं डीसीटी वाले भाग में, तो डीसीटी वाले भाग में जब पदार्थ इसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो जो अल्प पराश्रेणीय वो किस में बदल जाएगा, अति पराश्रेणीय में बदल जाएगा। यानी कि फिर से कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। यहां पर मैंने बताया था हाइपोटोनिक क्योंकि पानी उसमें से बाहर निकल रहा है, यहां पर हाइपरटोनिक, पानी सोडियम आयंस बाहर निकल रहे हैं तो हाइपोटोनिक, फिर इसमें ये पदार्थ जुड़ गए तो अति पराश्रेणीय हो गया, हाइपरटोनिक। अब जो शेष जो रह जाता है उसका लगभग 20% जल जो होता है, ये जो अंतिम भाग जो होता है नेफ्रॉन का, जिसको हम संग्रह नलिका कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पर ये अवशोषित होता है। तो ऑलमोस्ट सारा जल अवशोषित हो गया। ये जो मैंने आपको बताया था, जो पीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब है, उसके अंदर जो अवशोषण होता है, ये तो आपको बताया था, ये किस तरह का है, ये ऑब्लिगेटरी यानी अविकल्पी, इसका कोई विकल्प नहीं है, यानी ये तो होगा ही होगा, इसको कोई व्यक्ति कम नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है ये विकल्पी है, ये जो 20% जो है जल का अवशोषण, ये विकल्पी है। विकल्पी का मतलब हो गया फैकल्टेटिव, यानी ये किसी कारक के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर जो कारक जो होता है, जो इस जल का अवशोषण कराने के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें एक हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, अभी बता रहे हैं आपको, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच कहते हैं, कई बार पेपर में भी एडीएच ही लिखा जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कम होगा तो ये पानी का अवशोषण भी कम होगा। उस केस में जो यूरिन बनेगा उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी पानी की मात्रा, ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा क्योंकि अवशोषण कम हो रहा है, यानी कि वो यूरिन होगा वो अल्प पराश्रेणी होगा। तो ये अभी आपको पता ना इससे कौन सी बीमारी इससे होती है। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ये लगभग 20% जल का ये अवशोषण कर लेता है। तो ये जब पानी पूरी तरीके से अवशोषित हो जाएगा तो यहाँ पर जो फाइनल जो यूरिन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ये अधिक अति पराश्रेणी के अंदर भी, हाइपरटोनिक के अंदर भी कैसा हो जाएगा, हाईली हाइपरटोनिक, यानी कि अधिक अति पराश्रेणीय। अति पराश्रेणी का मतलब हाइपरटोनिक, उसमें मैंने अधिक का मतलब हाईली, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये सांद्र हो जाता है। और ये सारी की सारी जो कलेक्टिंग डक्ट है आपको बताया था, ये जो किडनी का मेडुला वाला भाग बताया था, मध्यांश, उसके मध्य वाला जो भाग होता है उसको मैंने क्या नाम बताया था, पेल्विस। पेल्विस के अंदर सारी खुल जाती है, यानी पहले किडनी के अंदर मूत्र कहाँ इकट्ठा होता है, पेल्विस वाले भाग में, और पेल्विस से निकलती है यूरेटर, मूत्र नलिका, वो उसको कहाँ ले जाती है, मूत्राशय में। तो सारा की सारा जो मूत्र है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, मूत्राशय में, और उसके बाद में वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये तो है पूरा मैकेनिज्म, क्रियाविधि, किस तरीके से यूरिन का या मूत्र का निर्माण होता है। हाँ अभी बता रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं इसका आपको। ये तो इसकी क्रियाविधि हो गई। अब किस तरीके से ये बाहर निकाला जाता है, मिक्सचुरेशन। किस तरीके से बाहर है, इससे पहले आप ये देखें कि जो यूरिन होता है उसका कुल आयतन होता है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकाला जाता है। ये जो यूरिन है इसका जो पीएच होगा वो वेरी करता है 6 से लेकर के 8, एसिडिक से
6 का मतलब एसिडिक हो गया, अम्लीयता, और 8 का मतलब क्षारीयता। 6 से 8 तक ये वेरी करता है। इसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है वो होती है 96%। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है वो होता है यूरिया। 2% यूरिया होता है। 96% पानी होता है, 2% इसके अंदर यूरिया पाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं वो 2% की कैटेगरी में आते हैं। और अन्य पदार्थ के अंदर क्या क्या होगा, ये तो होंगे ही सारे, ये तो सब होंगे। क्रिएटिनिन होगा, पैरामीनो हाइपोरिक एसिड होगा, डायोड्रास्ट होगा, पेनिसिलिन होगा। इनका तो अब्सॉर्प्शन होता ही नहीं है, ये सारे पदार्थ होंगे ही। इसके अलावा इसमें यूरिक अम्ल, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिक अम्ल होता है। कुछ आयंस इसके अंदर होते हैं। आयंस के अंदर जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे पदार्थ होंगे। क्रिएटिनिन, पैरामीनो हाइपोरिक एसिड, डायोड्रास्ट, पेनिसिलिन, यूरिक अम्ल होगा, आयंस होगा। और एक कौन सा विटामिन यूरिन के साथ में बाहर निकाला जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोई व्यक्ति ज़्यादा ले लेता है, जैसे किसी को कोई संक्रमण है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने के बाद यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यानी कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काम में आ गया है वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, उसकी वजह से कलर येलो होता है। और वैसे सामान्य व्यक्ति का जो यूरिन होगा वो भी थोड़ा सा येलो होता है, वो मैंने आपको बताया यूरोक्रोम। तो इसमें यूरोक्रोम भी पाया जाता है। तो सामान्य व्यक्ति में यूरिन का जो स्लाइटली येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम की वजह से। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, यूरिक अम्ल होता है, आयंस होते हैं, और ये सारे पदार्थ होते हैं। तो ये तो है किसका कंपोजिशन, संगठन किसका, मूत्र का। अब जो यूरिन होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, आपको बताया था मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है। जब करीब 150 से 200 मिलीलीटर यूरिन, मूत्र किसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, मूत्राशय के अंदर। तो उस समय जो मूत्राशय की जो वॉल होती है उस पर कुछ संवेदी अंग पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यानी कि जो दबाव से संबंधित है, दबाव से संबंधित है। वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ ले जाएंगे, सूचना आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ले जाएंगे, और वहाँ से संवेदनाएं फिर कहाँ आएंगी, मूत्राशय की पेशियों के अंदर आएंगी। और मूत्राशयों की पेशियों के अंदर संकुचन होगा, जिससे मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होगा तो यानी कि उसका आयतन कम होगा मूत्राशय का, और आयतन कम होगा तो उस पर दबाव बढ़ेगा जो उसके अंदर मूत्र इकट्ठा है। और उस दबाव की वजह से जो यूरिनरी पोर जो होता है, आपको बताया था एक तो मूत्रीय छिद्र, पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो फीमेल के अंदर तो मूत्रीय और जनन छिद्र अलग अलग होते हैं, मूत्रीय छिद्र, और मेल के अंदर इसको हम कहते हैं मूत्र जननीय छिद्र। तो ये खुल जाएगा उस प्रेशर की वजह से और यूरिन शरीर से बाहर निकल जाएगा। यूरिन को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है मूत्रन, जिसको मेडिकल साइंस में कहते हैं मिक्टूरेशन, मिक्टूरेशन कहा जाता है। और इस पूरी क्रिया को जो कहा जाता है इसको हम कहते हैं रिक्तन प्रतिवर्त, यानी कि वॉइडिंग रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स तो आपको बता रखा है, प्रतिवर्ती क्रिया, ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया, यानी कि इसको खाली करने की क्रिया, मूत्राशय को खाली करने की क्रिया। और इसके बाद में फिर क्या होगा, मूत्राशय वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा, उसकी पेशियों में शीतलन होगा। पहले तो उसमें संकुचन हुआ, अब शीतलन हुआ, वापस अपनी जगह पर आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने की वजह से दोबारा से यूरेटर के द्वारा, मूत्र नलिका के द्वारा धीरे धीरे उसमें मूत्र जाने लगेगा। और फिर जब तक वो 150 से 200 मिलीलीटर नहीं हो जाता जब तक मूत्र को बाहर त्यागा नहीं जाएगा। तो ये मूत्र को कलेक्ट करने की, संग्रह करने की जो क्रिया होगी मूत्राशय में, उसको हम कहते हैं संग्रहण प्रतिवर्त, यानी कि स्टोरेज
रिफ्लेक्स, मूत्र का मूत्राशय में आना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, अपने आप होने वाली क्रिया है। इसको तो हम कहेंगे स्टोरेज रिफ्लेक्स यानी कि संग्रहण प्रतिवर्त, और बाहर निकलना कहलाएगा रिक्तन प्रतिवर्त, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो जब तक जो मूत्राशय के अंदर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, तब तक तो ये क्रिया कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक, मूत्र को बाहर निकालने की क्रिया कैसी है, वो ऐच्छिक क्रिया है, वॉलंटरी क्रिया है, यानी आप चाहें तो उसको करें, चाहें तो नहीं करें। लेकिन यदि मूत्र मूत्राशय से निकल के और यूरेथ्रा के अंदर आ जाता है, यूरेथ्रा जो मैंने बताया था जो मूत्र नली निकलती है उसमें आ जाता है, तो वो क्रिया अनैच्छिक हो जाती है, यानी आप उसको रोक नहीं सकते, फिर यूरिन को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो जब तक मूत्राशय में है ये ऐच्छिक क्रिया है, मूत्राशय के बाद यदि मूत्र प्रवेश करता है यूरेथ्रा के अंदर तो वो क्रिया अनैच्छिक हो जाएगी। अब जैसे बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं, 2-3 साल के बच्चे, या फिर बहुत ओल्ड एज में, ओल्ड एज के अंदर जैसे कि 80 ईयर्स से ज़्यादा हो गया एज, 85 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, तो कई बार मूत्र की क्रिया ऐच्छिक नहीं हो पाती। ऐच्छिक नहीं होने का मतलब है कि आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो किस लिए होता है ओल्ड एज में, कि जो मूत्राशय के अंदर जो तंत्रिकाएं, वो तंत्रिकाएं एज के साथ साथ डिजनरेट हो जाती हैं, वो तंत्रिकाएं खत्म हो जाती हैं। तो मूत्राशय की जब तंत्रिकाएं खत्म हो जाएंगी तो जो रिफ्लेक्स है वो नहीं हो पाएगा, तो कमांड नहीं हो पाएगा, इसलिए मूत्रनी क्रिया वहाँ पर अनैच्छिक हो जाती है। बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में ये क्रिया अनैच्छिक इसलिए होती है कि वहाँ पर तंत्रिकाएं विकसित नहीं हो पाती, मूत्राशय के अंदर जो तंत्रिकाएं वो विकसित नहीं हो पाती पूरी तरीके से, तो इसलिए संवेदना वो ब्रेन तक नहीं जा पाती। तो उनके अंदर इसको हम कैसी मान सकते हैं, अनैच्छिक मान सकते हैं। बाकी सामान्यतया जब तक मूत्राशय में है मूत्र तो ऐच्छिक होगा, और मूत्राशय के बाद में मूत्र नलिका में प्रवेश करेगा तो वो हो जाएगा अनैच्छिक हो जाएगा। तो ये तो है किस तरीके से बाहर निकाला जाता है और इसका कंपोजिशन क्या होता है। अब किस तरह से ये कौन कौन से हार्मोन हैं उनसे ये कंट्रोल्ड रहता है, मूत्र निर्माण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। मेनली जो कंट्रोल होता है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है, यानी कि मैंने बताया सारी की सारी जो क्रियाएं या तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती हैं या हार्मोन के द्वारा। मूत्र निर्माण की जो क्रिया है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं उनमें एक हार्मोन तो होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, आप अंतःस्रावी जो तंत्र है उसके अंदर पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अब एड्रिनल ग्रंथि जब आपको बताएंगे तो उसके दो भाग होते हैं, बाहर का भाग कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर भी फिर 3 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर भी 3 भाग होते हैं, ये आगे दूसरे चैप्टर में आएगा। सबसे बाहर का भाग होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच का होता है जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर का होता है जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा वाला भाग जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर का भाग जोना ग्लोमेरुलोसा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स, उसके अंदर बाहर वाला भाग जोना ग्लोमेरुलोसा, वो एड्रिनल ग्रंथि का एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये कई बार पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मोस्ट एसेंशियल हार्मोन टू द लाइफ, यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यक हार्मोन जीवन के लिए कौन सा होता है। तो ये नहीं कोई पिट्यूटरी का हार्मोन हो या थायराइड का हार्मोन हो, वो उत्तर होगा एल्डोस्टेरोन। मोस्ट एसेंशियल हार्मोन टू आवर लाइफ, सबसे ज़्यादा आवश्यक हार्मोन जीवन के लिए जो होगा वो एल्डोस्टेरोन होगा। अब एल्डोस्टेरोन करता क्या है, एल्डोस्टेरोन जो पदार्थ छन करके रुधिर से किस में आता है, नेफ्रॉन के अंदर आता है। मैंने बताया था जिसको हम कहते हैं रीनल फिल्ट्रेट, यानी वृक्कीय जो पदार्थ फिल्टर होकर के आया है, उसमें से ये क्या करता है, ये सोडियम आयंस के अवशोषण को बढ़ाता है, सोडियम आयंस के अवशोषण को बढ़ाता है। यानी कि जो फिल्ट्रेट आया है उसमें से सोडियम आयंस का अवशोषण ज़्यादा करवाता है, यानी कि सोडियम आयंस
कम से कम शरीर से बाहर त्यागे जाएं, क्योंकि मैंने बताया था सोडियम और क्लोराइड मिलकर के हमारा जो परासरणीय दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको नियंत्रित करते हैं। और परासरणीय दाब किसके समानुपाती होता है? रुधिर दाब के समानुपाती होता है। यदि मान लो एल्डोस्टेरोन कम होगा, आप इसको ऐसे समझें तो सोडियम आयंस का अब्सॉर्प्शन कम होगा, और सोडियम आयंस का अब्सॉर्प्शन कम होगा तो इसका मतलब सोडियम आयंस रुधिर में ज़्यादा रहेंगे, और रुधिर में ज़्यादा रहेंगे तो उस व्यक्ति का रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित कर रहा है। दूसरा क्या करता है, ये पोटेशियम आयंस का अब्सॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होने देता। सोडियम आयंस का तो अब्सॉर्प्शन ज़्यादा करवा रहा है, पोटेशियम आयंस का अब्सॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होने देता, यानी कि कम पोटेशियम आयंस को अब्सॉर्बित करता है, जिससे कि आवश्यकता से अधिक जो पोटेशियम आयंस हैं वो शरीर से बाहर मूत्र के साथ में त्याग दिया जाए। दोनों ही क्रिया किसके लिए जरूरी है? हमारे रुधिर दाब को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो ये यदि मान लो एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो सोडियम आयंस की मात्रा बढ़ जाएगी। एडिशन डिजीज जिसको हम कहते हैं, यदि लेवल कम होगा तो एडिशन डिजीज हो जाएगा, एडिशन बीमारी। सबसे पहले जो हार्मोन की वजह से जो बीमारी देखी गई थी वो थी एडिशन बीमारी, एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से। इसलिए फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन तो समझते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, वो क्या हो जाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब जिनमें नलिका नहीं होती, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा गया है? आप पढ़ेंगे आगे, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन वैज्ञानिक को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा गया है, अंतःस्रावी शाखा का जनक। क्यों कहा गया है? उन्होंने सबसे पहले एडिशन बीमारी की खोज की थी। एडिशन बीमारी किसकी वजह से? एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से होती है। तो ये समझने की चीज़ है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो अभी जैसे आपको बताया था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच, या जिसको कहते हैं वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच या वैसोप्रेसिन जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसके पश्च भाग से, पश्च भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है उससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से इस हार्मोन का स्रावन किया जाता है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि यह हार्मोन क्या करता है, जो मूत्र नलिका होती है यानी कि जो नेफ्रॉन है उसके जो दूरस्थ कुंडलित भाग और संग्रह नलिका पर काम करता है और 20% पानी का ये अब्सॉर्प्शन करवाता है। तो यदि मान लो पानी के अब्सॉर्प्शन के लिए, जल के अब्सॉर्प्शन के लिए, यानी कि मूत्र को ये अधिक सांद्रित बनाता है, पानी के अब्सॉर्प्शन के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। और यदि एडीएच की इसका मतलब कमी होगी, एडीएच यदि किसी व्यक्ति में कम स्रावित होगा तो पानी का अब्सॉर्प्शन कम होगा। पानी का अब्सॉर्प्शन कम होगा तो इसका मतलब यूरिन में ज़्यादा पानी बाहर जा रहा है यूरिन से, तो यहाँ पर पानी का अब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। पानी का अब्सॉर्प्शन कहाँ से कम हो जाएगा? जो रीनल फिल्ट्रेट जो बना है, ब्रकियन स्पंज जो बना है किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर, उससे पानी का अब्सॉर्प्शन कम हो गया। तो पानी का अब्सॉर्प्शन कम होगा, इसका मतलब मूत्र की मात्रा, मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होगा। और मूत्र का यदि आयतन बढ़ता है, उसमें पानी ज़्यादा है, इसका मतलब वो मूत्र कैसा है? अल्प सांद्रीय है, हाइपोटोनिक है, उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा, इसका मतलब वो जो मूत्र है अल्प सांद्रीय, हाइपोटोनिक, अल्प सांद्रीय मूत्र बनता है इसमें। और पानी की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब बार बार व्यक्ति को यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जाना पड़ेगा। और इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जैसे हम बोलते हैं ना डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ एक तो होती है डायबिटीज़ मेलिटस, वो तो मैंने बताया था आपको इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, जिसमें कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं वो डायबिटीज़ मेलिटस है, पूरा नाम चाइनील है,
लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस है। और जो कम होती है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी कमी की वजह से हो रही है? एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से हो रही है। क्या हो रहा है इसके अंदर? जो यूरिन बन रहा है वो अल्पसांद्रीय बन रहा है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी की मात्रा ज़्यादा क्यों है? कि पानी का अब्सॉर्प्शन कम हो रहा है, क्योंकि ये हार्मोन पानी के अब्सॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस बीमारी यदि किसी को है, उसका मतलब एडीएच की कमी हो जाती है। ये तो है परमानेंट किसी के अंदर बीमारी हो जाए। सॉरी। दूसरा, मैंने आपको पहले ये बताया था कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा चाय लेता है, ज़्यादा कॉफ़ी लेता है, या टेम्परेचर कम है वातावरण का, कोल्ड क्लाइमेट है, विंटर डेज हैं, या आप एसी के अंदर बैठे हुए हो तो टेम्परेचर कम है, तो कम यदि टेम्परेचर है यानी कोल्ड क्लाइमेट है, आप ज़्यादा टी ले रहे हैं, ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, उसकी वजह से भी एडीएच का स्त्रावन कम होता है। समझ में आया आपको? ये बीमारी नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एडीएच का स्त्रावन कम होगा इन स्थितियों में भी। तो एडीएच का स्त्रावन कम होगा तो उस समय भी यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यानी कि पानी का अब्सॉर्प्शन कम होगा, उस व्यक्ति को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो वो बीमारी नहीं है। बीमारी तो जब होगी जब एडीएच का सीक्रेशन परमानेंटली कम हो जाएगा। लेकिन सामान्य अवस्था में यदि ज़्यादा हम चाय लेते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वातावरण का तापक्रम यदि कम है, या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उस समय एडीएच थोड़े देर के लिए कम हो जाएगा, पानी का अब्सॉर्प्शन कम होगा, मूत्र के साथ ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, मूत्र का मात्रा बढ़ जाएगा और व्यक्ति को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसके बाद में तीसरा जो हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन। ये जो पीटीएच होता है, थायराइड ग्रंथि तो नाम सुना है। थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही यानी उसकी सतह पर ही छोटी ग्रंथियां होती हैं, दो जोड़ी, एक तरफ की थायराइड पर एक जोड़ी इधर, इसको पैराथायरॉयड ग्रंथि कहते हैं। और वो जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसको पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का काम क्या है कि ये कैल्शियम आयंस का अब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। जो वृक्कीय निस्पंद जो बनाए, अभी मैंने बताया था, एल्डोस्टेरोन तो सोडियम आयंस को बाहर निकालेगा उसमें से, और ये कैल्शियम आयंस के अब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा। यानी ज़्यादा कैल्शियम आपके शरीर में रहना चाहिए। कैल्शियम किस में काम आएगा? आपकी अस्थि के निर्माण में, दांत के निर्माण में काम आता है। पढ़ेंगे आप, पेशीय संकुचन के अंदर काम आता है। जो तंत्र का आवेग का संचरण होता है उसमें कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। तो ये कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन करवाता है। ये हार्मोन कम होगा तो ज़्यादा कैल्शियम शरीर से बाहर त्यागा जाएगा। इसी तरीके से ये फॉस्फोरस जो होता है यानी फॉस्फेट आयंस, उनका ये अब्सॉर्प्शन कम करता है। फॉस्फेट आयंस का अब्सॉर्प्शन कम करता है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा फॉस्फेट होंगे उनको शरीर से बाहर त्याग देगा। किसके सहायता शरीर के बाहर जाएगा? यूरिन के साथ में वो बाहर निकलेगा। तो यदि पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाए तो रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और फॉस्फेट की वृद्धि हो जाएगी उस केस में। तो ये भी मूत्र के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का नियंत्रण करता है। तो ये तीन हार्मोन्स हैं जो कि मूत्र निर्माण की क्रिया से संबंधित पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी मानव के शरीर में या और किसी जंतु के शरीर में, मैंने बताया अस्थि होती है, बोन्स, उपास्थि, कार्टिलेज होता है, ऐसे ही पेशियां पाई जाती हैं। पेशियों की कुल संख्या मनुष्य के शरीर में होती है, कुल संख्या 639। हमारे शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं। इनमें से 317
तो यानी ये पेयर्ड हैं। 317 पेयर का मतलब हो गया 634। 639 पेशियों में से 634 तो जोड़ों के रूप में पाई जाती है। एक पेयर होगा तो दो हो गए उसके अंदर, तो 317 को 2 से गुना कर लीजिएगा 634। 5 जो पेशियां होती हैं वो कैसी हैं? वो पेशियां अनपेयर्ड होती हैं, अयुग्मित, उनका कोई जोड़ा नहीं होता है। तो टोटल कितनी हो गई? 639 पेशियां। 639 पेशियों में सबसे ज़्यादा पेशियां कहाँ होती हैं? हमारे बैक, हमारा जो बैक रीजन है, पीठ जो है, बैक रीजन के अंदर पीठ में 180 पेशियां पाई जाती हैं इनमें से, बैक रीजन में। और सबसे कम पेशियां जो होती हैं, जो हमारा उधर का बेली वाला जो भाग होता है, यानी कि पेट वाला जो भाग होता है, बेली जिसको कहते हैं, उधर के अंदर पेट या बेली बाहर से जो दिखाई दे, उसमें केवल 15 पेशियां पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा होती है बैक रीजन में 180, सबसे कम होती हैं बेली रीजन के अंदर 15, और टोटल पेशियां होती हैं 639। उसमें से 634 होती हैं वो पेयर्ड होती है और 5 होती हैं अनपेयर्ड होती हैं। अब सारी की सारी जो पेशियां हैं, पेशियों का उपयोग क्या है? मेनली पेशियों का होता है मूवमेंट्स, गति शरीर के अंदर। तो जो भी क्रिया होती है, आप जैसे चलन की क्रिया कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें किसका योगदान है? पेशियों का योगदान है। आप नहीं चल रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ, तब भी पेशियों का काम हो रहा है। कुछ तो पेशी ऐसी है जो हमेशा ही काम कर रही है। मैंने बताया हृदय की पेशी, वो डे नाइट काम करेगी, सो रहे हैं तब भी काम करेगी। आपके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिनियाँ, उसमें रुधिर का संवहन हो रहा है, तो उसमें पेशियों में संकुचन हो रहा है, तभी तो रुधिर आगे जा रहा है। आपका जो शोषण हो रहा है, तो मैंने बताया था इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं पेशी, उसकी वजह से आपका जो वक्ष है वो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, उसकी वजह से लंग्स के अंदर संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। तो ये पेशियाँ, ये हम गति नहीं करें, दिखने में कोई गति नहीं हो, फिर भी हमारे शरीर के अंदर हमेशा गति होती रहती है। तो सब में पेशियों का योगदान होता है। जब भी कोई पेशीय क्रिया होती है तो उसके अंदर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा काम में आती है। कोई भी पेशीय क्रिया होगी तो रासायनिक, पेशीय क्रिया के अंदर रासायनिक ऊर्जा जो है एटीपी, ये पेशीय क्रिया होने पर ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी? ये यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी। आपने थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तो पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हाथ को हिला रहा हूँ मैं, या पैर मेरा हिल रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है? आप पढ़ेंगे एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा की वजह से उस पेशी के अंदर गति हो रही है। तो पेशीय क्रिया जब भी होती है तो उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है एटीपी, वो किसके अंदर परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और इस यांत्रिक ऊर्जा की वजह से गति या प्रचलन, हमारे शरीर के अंदर गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, या प्रचलन का मतलब लोकोमोशन की क्रिया हो रही है। अब जितनी भी पेशियां हैं, मैंने बताया 639 पेशियां, उनको हमने 3 श्रेणी के अंदर विभाजित किया है। एक तो होती है रेखित, रेखित पेशियां, स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड, स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स, एक तो ये रेखित पेशियां होती हैं। क्या चीज? वो तो जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ोगे ना, अंतःस्रावी तंत्र, तो सारी ग्रंथि तो उसमें अंदर आएगी ना। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, एडिनल है, अग्नाशय है, सब उसी के अंदर आएगा। रेखित पेशियां, रेखित पेशियां जो होती हैं वो हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी रहती हैं, यानी कि अस्थि से, उपास्थि से ये पेशियां जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको हम कंकाल पेशियां भी कहते हैं। रेखित पेशियों को ही कंकाल पेशियां कहा जाता है, क्योंकि हमारे ये कंकाल तंत्र से जुड़ी रहती हैं। लेकिन मैंने आपको 2 जगह बताई ऐसी जहाँ पर रेखित पेशियां होती हैं, लेकिन कोई भी अस्थि या उपास्थि नहीं होती, कोई कंकाल तंत्र नहीं होता। एक तो बताया था मैंने जीभ के अंदर,
जीभ के अंदर कोई बोन नहीं होती, कोई कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पर रेखित पेशी पाई जाती है। दूसरा आपको बताया मैंने ईसोफेगस में, ईसोफेगस के अंदर आपको बताया था 3 भाग हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो मध्य भाग के अंदर रेखित और अरेखित दोनों तरह की पेशियाँ पाई जाती हैं। 2 जगह ऐसी हैं शरीर में जहाँ पर कंकाल नहीं है लेकिन रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। ज़्यादातर कंकाल तंत्र के से जुड़ी रहती है, इनको कंकाल पेशी कहते हैं। लगभग 400 पेशियाँ मानव शरीर के अंदर 639 में से क्या है, वो रेखित पेशी हैं। यानी ज़्यादातर संख्या हमारे अंदर किसकी है, वो रेखित पेशी की है। और रेखित पेशियां हमारे शरीर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। 40% जो भार है वो रेखित पेशियों की वजह से, 2/5 हमारे शरीर का वो रेखित पेशियों की वजह से होता है। रेखित पेशियों की जो क्रिया होती है वो मैंने बताया था आपको, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। हम चाहें तो करें और चाहें तो नहीं करें। तो क्रिया की दृष्टि से ये पेशियां कैसी होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। क्रिया की दृष्टि से ये पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं। दूसरा, कोई भी आप एक्टिविटी करें पेशियों की, जैसे मैं अपने हाथ को हिलाता रहूं या पैर को चलाता रहूं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हाथ में दर्द होने लग जाएगा या पैर में दर्द होने लग जाएगा। तो जब पेशियां काम करना बंद कर देंगी, यानी आप उसके बाद पेशी को काम में ले नहीं सकते, तो उसको कहते हैं हम फैडिक, यानी कि थकावट। पेशी श्रांति कहते हैं, पेशी है श्रांति, यानी कि पेशी थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देगी। जब आप थोड़ी देर रेस्ट लेंगे उसके बाद वो पेशी दोबारा से काम में करेगी। तो इनमें ये जो स्थिति होती है फैटिक कंडीशन, जिसको कहते हैं थकावट की कंडीशन जो होती है, वो काफ़ी देर के बाद होती है। यानी काफ़ी देर तक आप इस पेशी को काम में ले सकते हैं, उसके बाद में ये थकावट होगी। लेकिन थकावट हो जाएगी। थकावट का मतलब कुछ पेशी 10 मिनट में हो जाएगी, कोई 15 मिनट में हो जाएगी, ये इसके अंदर थकावट जरूर होगी। थकावट की स्थिति इसमें कुछ समय बाद हमको प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये क्रिया किस तरह कर रहा है, ऐच्छिक पेशी कर रहा है। दूसरी जो पेशियां होती हैं वो है अरेखित पेशियां। दूसरा, ये पेशियां बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल। लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। अरेखित पेशियां यानी कि अनस्ट्राइएटेड मसल्स, आप पढ़ेंगे आगे, इसमें दोनों तरह की धारियां नहीं होती, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, इसलिए उनको हम अरेखित पेशियां कहते हैं। ये अरेखित पेशियां जो होती हैं ये शरीर के आंतरांगों के अंदर, यानी हमारे अंदर जो आहार नाल है उसके अंदर कैसी पेशी होगी, अरेखित पेशी। इसको चिकनी पेशियां भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स, आंतरांग, विसरल मसल्स भी कहते हैं, विसरल ऑर्गन्स के अंदर ये पाई जाती हैं, आंतरांगों के अंदर। और ये पेशियां हमारे शरीर में क्या बनाती हैं, इसे आहार नाल, आहार नाल के अंदर अरेखित पेशी होगी। रक्त वाहिनियों की जो वॉल होती है, दीवार, उसके अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर। मूत्राशय आपको बताया था अभी, गर्भाशय, यूट्रस जो होता है उसके अंदर, इन सब के अंदर, लंग्स, फुफ्फुस, इन सब के अंदर जो पेशियां होती हैं वो अरेखित पेशियां होती हैं। अरेखित पेशियां जो होंगी उनकी क्रिया जो होती है वो अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इनका, जबकि उनका एक्शन होता है वॉलेंट्री। इनको हम रोकना चाहें कि मैं एलिमेंट्री कैनाल में क्रमाकुंचन की गति को रोक लूँ, वो संभव नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया हो गई। ब्लड वेसल्स में संकुचन हो रहा है, इससे ब्लड आगे जा रहा है, या ब्लड वेसल का डायमीटर निर्धारित हो रहा है, उसको भी हम नहीं कर सकते। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। दूसरा, इनकी तो शेप बेलनाकार होती है, इसकी तुर्काकार, यानी कि ये जनरली शेप के अंदर स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ये स्पिंडल शेप की होते हैं, तुर्काकार। फिर तीसरी जो पेशियां होती हैं वो डे नाइट काम करती हैं, हृदय पेशियां, कार्डिक मसल्स। ये केवल आपके हृदय के अंदर ही पाई जाती हैं, हृदय पेशियां, कार्डिक मसल्स। और कार्डिक मसल्स में आप देखें कुछ गुण तो होते हैं रेखित पेशियों के और कुछ होते हैं अरेखित पेशियों के। जैसे कि इसमें दोनों तरह की धारियां होंगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। इसके अंदर एक ही तरह की धारी होती है, अनुदैर्घ्य, जबकि हृदय पेशियों में फिर दोनों तरह की धारी हो जाएंगी, अनुप्रस्थ और
अनुदैर्ध्य। तो कुछ करेक्टर तो कुछ लक्षण तो इसमें कैसे होंगे रेखित पेशी के, और कुछ लक्षण हो जाएंगे अरेखित पेशी के। लेकिन पाई कहाँ जाएगी, केवल हृदय के अंदर ही पाई जाती है। दूसरा, इनकी जो क्रिया है वो भी किस तरह की होगी, अनैच्छिक क्रिया होगी, इनवॉलेंट्री क्रिया होती है, यानी इसके क्रिया को हम किसी भी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कौन सी पेशियां ऐसी होती हैं जो शाखित होती हैं, ब्रांच्ड, यानी इसमें जो पेशी कोशिकाएं होंगी वो ब्रांचिंग पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती हैं। तो केवल हृदय पेशियों के अंदर ही शाखित व्यवस्था होती है, ब्रांच्ड। बाकी रेखित पेशियां और रेखित पेशियां ब्रांच नहीं होती, उनके अंदर किस तरह की ब्रांचिंग नहीं होती। ये तो 3 तरह की पेशियां हो गई। अब जो महत्वपूर्ण पेशी कौन सी है, रेखित पेशी, कंकाल पेशी, उसकी संरचना किस तरह की होती है, कंकाल पेशी की संरचना। देखिए, पेशी जो होती है कोई भी हम देखें तो वो इस तरह की शेप होती है यूजुअली। यदि शरीर से हम कोई लंबी पेशी निकाल के देखें तो इस तरह की होती है। पेशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मसल। और मसल नाम क्यों दिया गया, इसकी शेप देखें आप, जैसे माउस होता है ना, चूहा, जैसे ये तो उसका बॉडी हो गया, ये उसका माउथ हो गया, ये उसकी टेल हो गई, तो माउस लाइक होती है। माउस का जो साइंटिफिक नेम होता है मस मस्कुलस, उसका नाम क्या है, जैसे हमारा क्या नाम है होमोसेपियन, ऐसी माउस का होता है। मस तो हो गया जीनस का नाम, वंश का, और जाति का हो गया मस्कुलस। तो उससे अपन ने मस मस्कुलस से क्या ले लिया, मसल, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मसल कहते हैं। तो बीच वाला भाग जो होता है ये तो फूला हुआ होता है, इसको कहते हैं गैस्टर या वैली। ये जो वाला भाग होता है लंबा, ये वाला भाग होता है, इससे तंत्रिका जुड़ी रहती है। कोई भी पेशी ऐसी नहीं है इससे तंत्रिका नहीं जुड़ी होगी, उससे नर्व का जोड़ना जरूरी है। नर्व से जुड़ी नहीं होगी तो वो पेशी काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको उद्दीपन कहाँ से मिलेगा, आवेग कहाँ से मिलेगा, तंत्रिका से मिलेगा। तो ये जो पार्ट है ये होता है निवेशन, इंसर्जन, और इससे जुड़ी रहती है चालक तंत्रिका, मोटार नर्व, चालक तंत्रिका इससे जुड़ी रहती है। हर एक पेशी से एक चालक तंत्रिका, यानी जो संवेदनाएं लेकर के आती है, ब्रेन से लेके आएगी या तंत्रिका रज्जू से, स्पाइनल कॉर्ड से संवेदना लेके जाएगी। ये जो वाला भाग होता है ये छोटा होता है, ये लंबा होता है। इस वाले भाग को हम कहते हैं उद्भव, ओरिजन। ये तो हो गया ओरिजन, वो हो गया इंसर्जन इंग्लिश में देखेंगे तो। ये हो गया गैस्टर या बेली, जो फूला हुआ भाग होता है। तो ये जो उद्भव है, ओरिजन, इससे जो पेशी होती है वो किससे जुड़ी रहेगी, या तो अस्थि से जुड़ी रहेगी या उपास्थि से जुड़ी रहेगी, कंकाल से, और या फिर संयोजी ऊतक से जुड़ी रहेगी। समझिएगा दोबारा इसके, जो पूरी जो पेशी होती है उसका जो केंद्रीय भाग होता है वो फूला हुआ होता है, उसको गैस्टर या बेली कहते हैं। 2 सिरे होते हैं, वो पतले होते हैं, नुकीले होते हैं। एक सिरा छोटा होता है, उसको उद्भव कहते हैं। और उद्भव से पेशी का एक सिरा किससे जुड़ा रहेगा, या तो बोन से, अस्थि से, या कार्टिलेज से, उपास्थि से, या संयोजी ऊतक से। दूसरा जो सिरा होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है, उसको निवेशन कहते हैं, इंसर्जन। उससे पेशी तंत्रिका से जुड़ी रहती है। एक तो संवेदी तंत्रिका बताइए आपको, सेंसरी, और एक होते हैं चालक, मोटोर। तो चालक तंत्रिका इससे जुड़ी रहती है। अब मसल तो है क्या, ऊतक। मसल क्या है, टिश्यू। टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। तो मसल के अंदर ऐसे अनेक पेशी कोशिकाएं ऐसे पाई जाती हैं, जो यानी समूह हो गया ये किसका, पेशी कोशिकाओं का। पेशी कोशिका या पेशी नहीं, मायोफाइबल नहीं, पेशी तंतु या पेशी कोशिका, यानी कि मसल सेल हो गई है, मसल सेल। तो ये सेल का मतलब, कोशिका का मतलब ये नहीं कि हमेशा गोलाकार ही हो। ज़्यादातर कोशिकाएं शरीर में कैसी होती हैं, राउंडेड होती हैं, गोलाकार या अंडाकार होती हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो लंबी होती हैं और बेलनाकार होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। एक तो तंत्रिका कोशिका होती है, दूसरी होती है ये
कैसी? कंकाल पेशी, रेखित पेशी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है शरीर की? तंत्रिका कोशिका। आपके टो से लेकर के और वो ब्रेन तक एक ही हो सकती है, 3.5 फीट तक की हो सकती है। और उसके बाद में तंत्रिका कोशिका के बाद में सबसे बड़ी कोशिका जो शरीर में होती है वो होती है रेखित पेशी कोशिका, यानी कि स्ट्राइप्ड मसल, यानी कि कंकाल पेशी कोशिका। उसके बाद में तंत्रिका कोशिका के बाद हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कोशिका होगी वो होगी पेशी कोशिका, कंकाल पेशी कोशिका। अब यदि मान लो मैं एक मसल सेल को निकाल लूँ इससे बाहर, एक यदि पेशी तंतु को निकाल लूँ या पेशी कोशिका को निकाल लूँ, तो प्रत्येक पेशी कोशिका के चारों तरफ, जैसे ये पेशी कोशिका है, इसके चारों तरफ एक संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। प्रत्येक पेशी कोशिका के बाहर, ये तो पेशी कोशिका हो गई अंदर, तो प्रत्येक पेशी कोशिका या पेशी तंतु के बाहर एक संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अंदर की तरफ है, समझिएगा इसको। प्रत्येक पेशी कोशिका के बाहर एक संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है जिसको एंडोमाइसियम कहा जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो पेशी तंतु हैं, पेशी कोशिकाएं, इनका हम समूह बना लें ऐसे, और दूसरी पेशी कोशिका के चारों तरफ भी ऐसे ही होगा। तीसरी पेशी कोशिका है, उसके चारों तरफ भी ऐसे होगा। तो जो पूरा समूह जो हो गया, गुच्छा जो हो गया, किसका? पेशी कोशिकाओं का समूह, उसके चारों तरफ भी क्या पाई जाती है? फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन पाई जाती है, संयोजी ऊतक की मेम्ब्रेन पाई जाती है इन सबके चारों तरफ, और उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। समझिएगा दोबारा से, प्रत्येक पेशी कोशिका के चारों तरफ संयोजी ऊतक का एक आवरण पाया जाता है, उसको एंडोमाइसियम कहते हैं। सारे पेशी कोशिकाएं थोड़े थोड़े समूह के अंदर विभाजित होते हैं, जैसे एक में 10 से 15 हैं, दूसरे में 10 से 15 हैं, और उस समूह को के चारों तरफ भी फिर एक आवरण पाया जाता है संयोजी ऊतक का, उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और इसके बाद में सारों को मिला दें, सारे समूहों को मिला दें, तो क्या बन जाएगी? एक पेशी बन जाएगी, एक मसल बन जाएगी। और उस मसल के चारों तरफ जो आवरण होगा उसको हम कहेंगे एपीमाइसियम। इसका मतलब क्या हो गया? संयोजी ऊतक के 3 आवरण हो गए। सबसे बाहर हो गया एपीमाइसियम, जो पेशी कोशिकाओं के समूह है उनके चारों तरफ हो गया पेरीमाइसियम, और जो अकेली पेशी कोशिका है उसके चारों तरफ हो गया एंडोमाइसियम। अंदर एंडोमाइसियम, बीच में पेरीमाइसियम, बाहर हो गया एपीमाइसियम। अब इन सब जो संयोजी ऊतक के आवरण है तीनों, इनको क्या सप्लाई होती है? तंत्र का वितरण होता है इनमें, और इनमें रुधिर का भी वितरण होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स भी होती हैं और तंत्रिका भी इसके अंदर पाई जाती हैं। अब जितने भी जो पेशी तंतु हैं, 2 तरह के जनरली पेशी तंतु होते हैं। एक तो होते हैं गहरे लाल, और एक होते हैं हल्के लाल, यानी कि डार्क रेड और लाइट रेड। डार्क रेड जो होते हैं वो डार्क रेड किसकी वजह से होते हैं? किसकी वजह से होगा मसल के अंदर डार्क रेड फाइबर के अंदर कलर? मसल में आरबीसी थोड़ी होगी, आरबीसी तो रुधिर में होती है, मसल के अंदर आरबीसी थोड़ी होगी। मैंने रुधिर के अंदर कौन सा पिगमेंट बताया था इसके कारण लाल रंग होता है? हीमोग्लोबिन। ऐसे ही मैंने आपको बताया था मसल के अंदर भी एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है। मसल के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा मसल के अंदर? कौन सा पिगमेंट होता है? एक्टोमाइसिन तो मसल के अंदर प्रोटीन होती है, एक्टिन और
मायोसिन। वर्णक कौन सा होता है? श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट मसल के अंदर, वो उसके वजह से इसका कलर लाल होता है, मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन बताया था, ऐसे ही अभी मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ाया था, तो मायोग्लोबिन उसका एक वियोजन कर भी बताया था, कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। तो मायोग्लोबिन इसके अंदर ज़्यादा होता है। मायोग्लोबिन जो श्वसन वर्णक होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर कैसा है? गहरा लाल है। जबकि हल्का है वहाँ पर मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका कलर क्या है? वो हल्का लाल है। दूसरा, यदि मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो इसका मतलब इसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी। मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो इसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, मायोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। तो इसलिए जो गहरे लाल रंग के जो मसल फाइबर होंगे वो ज़्यादा देर तक काम करेंगे। ज़्यादा देर तक काम करने का मतलब इनमें थकावट ज़्यादा देर के बाद होगी। जबकि जो हल्के लाल रंग के हैं उनमें मायोग्लोबिन भी कम है, उसमें ऑक्सीजन भी कम है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, तो श्वसन भी कम देर के लिए होगा। तो इसलिए इनके अंदर जल्दी थकावट हो जाएगी, ये जल्दी कार्य करना बंद कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये अधिक देर तक कार्य करते हैं, इनमें थकावट काफ़ी देर बाद होती है। ये अधिक देर तक कार्य करते हैं, इनमें थकावट काफ़ी देर के बाद होती है। जबकि ये कम समय तक काम करते हैं और इनमें थकावट जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि जब कार्य होता है मसल में तो किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इनमें ज़्यादा लैक्टिक अम्ल बनेगा, जबकि वहाँ पर लैक्टिक अम्ल कम बनेगा, क्योंकि वहाँ पर कम भोजन का दहन हो रहा है। इसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा, लैक्टिक अम्ल पहले से नहीं होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है जब मसल के अंदर क्रियाविधि होती है, मसल कार्य करती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। तो पायरुविक एसिड आप पढ़ेंगे किस में परिवर्तित हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि यहाँ पर लैक्टिक अम्ल कम बनता है। और हमको जो मसल के अंदर जो पेन होता है ज़्यादा देर तक काम करने के पश्चात, वो किसकी वजह से हो रहा है? लैक्टिक अम्ल की वजह से हो रहा है। आप जल्दी जल्दी ऐसे हाथ को मूवमेंट करेंगे तो उसमें जल्दी लैक्टिक अम्ल बनेगा और थोड़ी देर बाद आपके हाथ में पेन होने लग जाएगा। जब आप थोड़ी देर रेस्ट ले लेंगे तो लैक्टिक अम्ल बाहर निकल जाएगा, पेशियों से रुधिर में आ जाएगा, और लैक्टिक अम्ल किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस होगी और आपके हाथ में या पैर में जो आप मसल काम कर रहे हैं उसमें दर्द भी नहीं होगा और फिर से वो आप कार्य कर सकते हैं। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण यहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ लैक्टिक अम्ल का निर्माण कम होता है। अब मसल जो होती है कोशिका, यानी कि जो पेशी है मसल, वो किससे मिलके बनी होती है? मैंने अभी क्या बताया था? पेशी कोशिका या पेशी तंतु, जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। यानी कि मसल तो क्या बताई मैंने? ऊतक। ऊतक किसके बना है? कोशिकाओं से बना है। तो पेशी तो हो गई ऊतक, किससे बनी है? कोशिकाओं से। पेशी कोशिका, पेशी कोशिका चूंकि ये लंबे हैं तो इनको हमने नाम दे दिया पेशी तंतु, मसल फाइबर। और प्रत्येक मसल फाइबर फिर किससे बना हुआ है? पेशी तंतुक। पेशी तंतुक, वो तंतु ये हो गया तंतुक, यानी कि मायो फाइब्रिल्स या मसल फाइब्रिल्स। वो फाइबर था, इसको मैंने कर दिया फाइब्रिल्स या पेशी तंतुक। फिर ये देखा गया है कि पेशी तंतुक भी और छोटे कम व्यास के
संरचनाओं से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स। पेशी बनी है पेशी तंतु से, पेशी तंतु बने पेशी तंतुक से, और उसके बाद और आगे जाएंगे तो माइक्रोफिलामेंट से बने। और अभी ये खोजा गया है कुछ साल पहले कि माइक्रोफिलामेंट के अंदर भी और छोटी चीज़ें होती हैं, उनको कहते हैं नैनो फिलामेंट। नैनो का मतलब और सूक्ष्म, नैनो फिलामेंट। तो यहाँ तक तो अभी देखा गया है। अब समझने की बात यह है कि ये जैसे से आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे इनका व्यास कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा व्यास तो किसका है? मसल का। उसके बाद पेशी तंतु का, जैसे पेशी तंतु का 10 से 100 माइक्रोन होता है। उसके बाद क्योंकि ये चीज़ तो इसके अंदर है, नैनो फिलामेंट किसके अंदर है? माइक्रोफिलामेंट के अंदर, तो नैनो फिलामेंट का व्यास माइक्रो से कम होगा। माइक्रोफिलामेंट पेशी तंतु के अंदर है तो इसका इससे कम हो गया। ये किसके अंदर है? पेशी तंतु में, तो इसका कम है, इसका ज़्यादा। और ओवरऑल किसके अंदर है? पेशी में, तो सबसे ज़्यादा व्यास हो गया पेशी का। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका डायमीटर और व्यास कम होता जाएगा, लेकिन लंबाई सबकी समान होती है, लंबाई कम नहीं होगी। यानी जितना बड़ा पेशी है, यहाँ से देखिए आप यहाँ तक, उतना ही इसके अंदर क्या है? उतनी लंबाई का पेशी तंतु है। और पेशी तंतु के अंदर उतनी लंबाई का, जैसे आप पाइप देखें किसी दुकान पर जाएं तो चौड़ा डायमीटर का पाइप है, उसकी लंबाई वही है, उसके अंदर दूसरा पाइप रखा हुआ है, उसकी लंबाई वही है लेकिन डायमीटर कम है इसलिए उसके अंदर आ रहा है, और फिर उसके अंदर फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से लंबाई तो सेम है लेकिन डायमीटर उसका कम होता चला जाएगा। तो जैसे नीचे की तरफ जाएंगे व्यास कम होता जाएगा लेकिन लंबाई उसकी समान होगी। अब एक पेशी कोशिका की यदि हम संरचना देखें तो पेशी कोशिका जो होती है या पेशी तंतु की संरचना, एक तो ये पेशी कोशिका यानी पेशी तंतु कैसा है? शेप इसकी कहती है लंबा एवं बेलनाकार। इलोंगेटेड होता है और सिलिंड्रिकल होता है, लंबा और बेलनाकार। दूसरा, इसका जो व्यास होता है वो 10 से लेके 100 माइक्रोन, इसका डायमीटर 10 से लेके 100 माइक्रोन होता है। दूसरा मैंने बताया शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका हो गई, सेकंड लार्जेस्ट सेल है ये। तो ये इसकी लंबाई होगी वो कुछ मिलीमीटर से लेकर के और लगभग 30 सेंटीमीटर तक, कुछ मिलीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और जैसे कि प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, प्लाज्मा लिमा जिसको कहते हैं। पेशी कोशिका के चारों तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली जो पेशी कोशिका के चारों तरफ होगी उसको एक अलग से नाम दे दिया है सार्कोलिमा। सार्कोलिमा, ये समझ लीजिएगा, सार्को वर्ड पेशी के लिए होता है, सार्कोलॉजी स्टडी ऑफ द मसल्स या मायोलॉजी। मायो और सार्को वर्ड हमेशा पेशी के लिए आता है, मायो या सार्को। तो जो प्लाज्मा झिल्ली पेशी कोशिका के चारों तरफ है उसको हम नाम देते हैं सार्कोलिमा। जैसे प्लाज्मा लिमा है वहां पर उसको नाम दे दिया सार्कोलिमा। इसी तरीके से जो कोशिका द्रव्य जो होता है, पेशी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली को तो दे दिया हमने सार्कोलिमा नाम, और कोशिका द्रव्य उसको क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म। और कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के समूह इसके अंदर पाए जाते हैं। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनको हम कहते हैं सार्कोसोम्स। ये नई टर्मिनोलॉजी किसके लिए है? पेशी कोशिका के लिए है केवल, सार्कोसोम्स। सार्कोसोम्स कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, उसको यहाँ नाम दे देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अंतःप्रदबी जो जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको पेशी कोशिका में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है। और ये जब मसल के अंदर संकुचन होगा तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस का स्त्रावन करता है। कौन से आयंस बाहर निकलते हैं जो पेशीय संकुचन के लिए जरूरी है, तो उसका आंसर होगा कैल्शियम आयंस। कहाँ से निकलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा एक जो चीज़ समझने की है कि सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो रेखित पेशी जो होती हैं उनके अंदर कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं। एक कोशिका के अंदर कई सारे केंद्रक होंगे। तो ये जो कोशिका है ये होती है बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रकीय। ये पूछा जाता है रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों में से कौन सी बहुकेंद्रकीय होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकेंद्रकीय, एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि अरेखित पेशी में एक ही केंद्रक होगा और हृदय पेशी के अंदर एक ही केंद्रक होगा। जब एक केंद्रक होता है तो वो तो सेंटर में हो जाएगा, ये सेल है सेंटर में, लेकिन कई सारे होंगे तो सेंटर में नहीं हो सकते, तो वो सेंटर में नहीं होकर के उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक, एकेंद्रीय, एकेंद्रीय, एकेंद्रीय। सेंटर में नहीं होंगे, कई सारे होंगे। और कोई जो जंतु की कोशिका इसमें कई सारे केंद्रक होते हैं उसको हम कहते हैं सिंसिशियल, उस कोशिका को सिंसिशियल कहा जाता है। और प्लांट के अंदर यदि ऐसा होता है तो उसको सीनोसाइट कहा जाता है। प्लांट कोशिका जिसमें बहुकेंद्रकीय कंडीशन होती है उसको सीनोसाइट कहते हैं। जंतु कोशिका उसमें बहुकेंद्रीय कंडीशन होती है उसको सिंसिशियल सेल कहते हैं, और इस दशा को सिंसिशियम कहा जाता है। तो हमारे शरीर में कौन सी बहुकेंद्रकीय कोशिका है, तो उसका उत्तर हो जाएगा रेखित पेशी। बाकी सब कैसी हैं, सबके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। प्लांट्स में इसको कहेंगे सीनोसाइट, कंडीशन को कहेंगे सीनोसाइटिक, सेल को कहेंगे सीनोसाइट। एनिमल में सेल को कहेंगे सिंसिशियल, कंडीशन को कहेंगे सिंसिशियम कहेंगे। तो एक तो इस तरह की इसकी ग्रॉस संरचना है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक कोशिका में जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मायोफाइब्रिल्स से की संरचना समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि पेशियों में संकुचन कैसे होता है, क्योंकि मायोफाइब्रिल्स के अंदर ही बैंड पाए जाते हैं, पट्टी, ए बैंड, आई बैंड, फिर उसके अंदर क्रॉस ब्रिजेज होते हैं, उसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, फिर एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। तो वो चीज़ समझने की उसकी संरचना, उसकी क्रियाविधि कैसे होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं जब पेशी में संकुचन होता है। तो ये कल आपको बाकी चीज़ें बताएंगे।